आज के व्याख्यान में हम मुग़ल काल में कृषि की दशा कैसी थी, कृषि की स्थिति का वर्णन करेंगे। मुग़ल काल में कृषि के बारे में जानकारी हमें एक तो आईन अकबरी उससे मिलती है और विदेशी यात्रियों के वर्णन जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनसे मिलती है, जिन विदेशी यात्रियों ने उस समय की मुग़लकालीन भारत की यात्रा की थी उनके वर्णनों से भी हमें तत्कालीन भारत की कृषि की स्थिति की जानकारी मिलती है। मुग़ल काल में मुख्य खाद्य फसलें गेहूं, चावल, बाजरा और दाल थी। ध्यान दीजिए, मुग़ल काल में मुख्य खाद्य फसलें गेहूं, चावल, बाजरा और दाल थी। मुग़ल काल में आगरा के निकट बयाना और गुजरात में सरखेज में सर्वोत्तम किस्म की नील पैदा होती थी। पेलसाल्ट जो डच यात्री था वो नील उत्पादन का व्यापक वर्णन करता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखिए। मुग़ल काल में मुख्य जो खाद्यान्न फसलें थी वो गेहूं, चावल, बाजरा और दाल थी। और डच यात्री पेलसाल्ट एक तो आगरा के पास बयाना और एक गुजरात में सरखेज, इन दो स्थानों पर सर्वोत्तम किस्म की नील उगाई जाती थी, इसका विवरण डच यात्री पेलसाल्ट देता है। ये दोनों स्थान एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बयाना और सरखेज की नील प्रसिद्ध थी मुग़ल काल में। 17वीं शताब्दी में भारत में जहांगीर के समय में पुर्तगाली व्यापारी तंबाकू व मक्का को भारत लाए। तंबाकू और मक्का भारत में 17वीं शताब्दी में आया और आलू व लाल मिर्च 18वीं शताब्दी में भारत आई। ये इम्पोर्टेंट है कि तंबाकू और मक्का भारत में पुर्तगाली व्यापारी लाए थे 17वीं शताब्दी में। तंबाकू 1605 ईस्वी में जहांगीर के काल में भारत आया था और जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती भारत में आरंभ हुई। मक्का जो था वो भारत में दक्षिणी अमेरिका से आया था। 18वीं शताब्दी में आलू और लाल मिर्च भारत में लाए गए। भारत में पहले आलू भी नहीं होता था और लाल मिर्च का प्रोडक्शन भी नहीं होता था। मुग़ल काल में खेती के विस्तार के लिए राज्य प्रोत्साहन देता था और राज्य की तरफ से किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और तकावी ऋण भी दिया जाता था। तकावी ऋण का मतलब ये है कि किसानों को अग्रिम पैसा ऋण के रूप में या खाद खरीदने के, बीज के लिए, बैल के लिए ये जो अग्रिम पैसा दिया जाता था ऋण के रूप में, ये सहायता जो ऋण सहायता होती थी ये तकावी ऋण कहलाता था। ये किसानों को सरकार की तरफ से दिया जाता था। सिंचाई सुविधाओं का भी विस्तार मुग़ल शासकों के समय में किया गया। शाहजहाँ जो था उसने नहर ए फैज जो रावी नदी पर लाहौर तक फैली हुई थी, ये 98 मील लंबी नहर थी, नहर ए फैज़। तो इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया और शाहजहाँ ने फिरोज़ तुगलक के समय जो एक नहर बनी हुई थी, नहर ए साहिब, उसकी मरम्मत और उसका विस्तार का काम भी करवाया और फिर इस नहर ए साहिब का नाम शाहजहाँ ने नहर ए शाह रखा। तो नहर ए फैज़ तो शाहजहाँ ने खुद ने बनवाई और नहर ए शाह ये फिरोज़ तुगलक की जो नहर थी, नहर ए साहिब, उसको मरम्मत और विस्तार करा के उसका नाम शाहजहाँ ने नहर ए शाह रखा। मुग़ल काल में नकदी फसलों का भी उत्पादन बढ़ने लगा। कौन कौन सी नकदी फसलें होती थी? गन्ना, कपास, नील और रेशम। इन पर राजस्व जो नकद रूप में लिया जाता था, अतः इन्हें नकदी या तिजारती फसलें भी कहते थे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि गन्ना, कपास, नील और रेशम ये नकदी फसलें कहलाती थी। इन पर भू राजस्व नकद रूप में ही लिया जाता था, इसलिए इन्हें नकदी फसलें कहा जाता था। और इन फसलों को बाज़ार में व्यापार के लिए तत्काल बेचा जाता था, इसलिए तिजारत भी
तिजारती फसलें भी इन्हें कहा जाता था। गन्ना जो था मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में होता था। तो ये नकदी फसलें आपके गन्ना, कपास, नील, रेशम और एक अफ़ीम भी होती थी। गन्ना बंगाल और बिहार में होता था, अफ़ीम पैदा होती थी आपके मालवा व बिहार में। मुग़ल काल में किसान 3 भागों में विभाजित था, खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियान। ये तीनों भाग आपको याद रखने हैं, खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियान। खुद काश्त वे किसान होते थे जो अपने गांव की भूमि पर खेती करते थे, वे उसके स्थायी व वंशानुगत मालिक होते थे। जो वे किसान जो खुद के गांव में ही, जिनकी खुद की ज़मीन होती थी और उस ज़मीन के वो स्थायी और वंशानुगत मालिक होते थे, ऐसे किसान खुद काश्त कहलाते थे। इनके पास ये पर्याप्त भूमि होती थी, ये संपन्न किसान होते थे, ये अपनी भूमि को बटाई पर देने और बेचने का अधिकार भी रखते थे। पाही काश्त किसान वे किसान होते थे जिनके पास खुद के गांव में खुद की ज़मीन इतनी नहीं होती थी कि वो अपने परिवार के सारे श्रम का उपयोग उस भूमि में कर सके। इसलिए ये किसान दूसरे गांव में अस्थायी रूप से जाकर बटाईदार के रूप में खेती करते थे। अर्थात दूसरे गांव में, जो पड़ोस का गांव होता था, वहाँ पर जो दूसरे खुदकाश्त किसान होते थे उस गांव के, उनकी ज़मीन को किराए पर लेकर बटाईदार के रूप में वो खेती करते थे। पाही काश्त किसान जब संपन्न हो जाता और जब वो उसके पास पर्याप्त ज़मीन हो जाती तो वो खुद काश्त बन सकता था। ये इम्पोर्टेंट बात है। फिर तीसरे किसान होते थे मुजारियान। इनके पास भूमि इतनी कम होती थी या नहीं होती थी, इस कारण से ये किसान भूमिहीन खेत मजदूर होते थे, एक प्रकार से भूमिहीन खेत मजदूर। और ये खुद काश्त किसानों की ज़मीन पर मजदूरों के रूप में भूमि पर उस पर खेती करते थे। पाही काश्त और मुजारियान दोनों में एक मुख्य अंतर ये था कि पर्याप्त भूमि होने पर पाही काश्त किसान खुद काश्त बन सकता था नजराना देने पर, लेकिन मुजारियान कभी भी खुद की ज़मीन का स्वामी नहीं बन सकता था। ये भूमिहीन खेत मजदूर ही रहते थे आजीवन, और इनको भूमि खरीदने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर मुजारियान अगर खुद काश्त बन गया तो फिर खुद काश्त किसानों की ज़मीन पर खेती कौन करेगा। इसलिए इनको आजीवन खेत मजदूर के रूप में ही रखा जाता था, खुद की ज़मीन का मालिक इन्हें कभी भी नहीं बनने दिया जाता था। इस कारण मुजारियान कभी भी खुद काश्त नहीं बन सकता था। तो ये किसानों के 3 प्रकार हैं, खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियान। अब हम मुगलकालीन अर्थव्यवस्था के अगले भाग अर्थात उद्योग धंधों के बारे में पढ़ते हैं। मुगल काल में उद्योगों की स्थिति को हम देखें तो सबसे विकसित अवस्था में जो उद्योग था वो था सूती वस्त्र उद्योग, और विदेशों में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की बड़ी डिमांड थी। भारतीय सूती वस्त्र की बहुत मांग थी विदेशों में। भारत में ये सूती वस्त्र पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होता था और सर्वाधिक मात्रा में निर्यात भारत से सूती वस्त्र का ही होता था। भारतीय सूती कपड़े को कैलिको कहा जाता था। फिर सूती वस्त्र की ही तरह रेशमी वस्त्र उद्योग भी भारत में बड़ा उन्नत था। रेशमी वस्त्रों को पटोला कहते थे, और भारत में रेशम के जो कपड़े बनते थे वो ढाका, कश्मीर, आगरा, लाहौर और दिल्ली थे। इनके बावजूद भी यहाँ एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि भारत में रेशमी वस्त्रों का आयात होता था। हालांकि कश्मीर, ढाका, आगरा, दिल्ली, लाहौर रेशमी वस्त्र उत्पादन के केंद्र थे, लेकिन बावजूद इनके रेशमी वस्त्रों का बाहर से भारत में आयात किया जाता था। ऊनी वस्त्र उद्योग भी भारत में प्रचलित था, और ये ऊनी वस्त्र उद्योग जहांगीर ने अमृतसर में प्रारंभ किया था। इसके अलावा इत्र उद्योग भी भारत में प्रचलित था। जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उसकी माँ अस्मत बेगम ने सबसे पहले इत्र का आविष्कार किया था, और फिर इत्र उद्योग चल पड़ा। तो इत्र उद्योग का प्रमुख केंद्र जौनपुर और गुजरात थे।
सुगंधित तेल ये भी जौनपुर और गुजरात में उत्पादित होता था। इनके अलावा गुड़ और चीनी बनाने का उद्योग ये बंगाल, गुजरात और पंजाब में प्रचलित था। खान का कोयला प्राप्त नहीं था, जिसके कारण अच्छे इस्पात का निर्माण भारत में नहीं हो पाता था। कालीन बनाने का उद्योग भी प्रचलित था। कालीन आगरा, मुल्तान, फतेहपुर और जौनपुर वहाँ के प्रसिद्ध थे। तो आगरा, मुल्तान, जौनपुर और फतेहपुर ये कालीन बनाने के प्रसिद्ध केंद्र थे। मुगल काल में व्यापार वाणिज्य की स्थिति को देखें तो मुगल काल में थोक व्यापारी सेठ, बोहरा व मोदी कहलाते थे। उपाधियां थी, जो थोक में व्यापार करते थे वो सेठ, बोहरा या मोदी कहलाते थे, जबकि खुदरा व्यापारी वणिक कहलाते थे। दक्षिण भारत के बड़े व्यापारी भी होते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारी अपना रुपया भेजने के लिए हुंडी का प्रयोग करते थे। औरंगजेब के काल में हिंदू व्यापारियों से 5% और मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% चुंगी ली जाती थी। ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि हिंदू व्यापारियों से 2.5% और मतलब 5% और मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% चुंगी ली जाती थी। अब मुगल काल के प्रमुख व्यापारियों के नाम देखें हम तो सूरत के जो प्रसिद्ध व्यापारी थे वो वीरजी बोहरा, अब्दुल गफूर और अहमद चेलाबी। तो मुगल काल के जो प्रमुख व्यापारी थे वो सूरत के अंदर वीरजी बोहरा, अब्दुल गफूर और अहमद चेलाबी। गोलकुंडा में प्रमुख व्यापारी था मीर जुमला। कोरोमंडल जो तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है, समुद्री तट, वहाँ पर मलय चेट्टी, काशी वीरन्ना और सुनका राम चेट्टी ये प्रमुख व्यापारी थे। सूरत का जो वीरजी बोहरा था वो अपने समय का विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति था और इसने वीरजी बोहरा ने 1639 में जहांगीर से मिलकर सूरत के गवर्नर के दुष्कर्मों की जानकारी दी थी। अब्दुल गफूर इतना बड़ा व्यापारी था सूरत के अंदर ही कि उसका संपूर्ण व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के बराबर था। इसी प्रकार 17वीं सदी में मारवाड़ का साहूकार हीरा चंद साहू ये भी बड़ा फेमस व्यापारी था। ये आमेर से बिहार में आ गया था राजा मानसिंह के साथ में और वहीं पर बिहार में ही रह रहा था। हीरा चंद साहू का पुत्र मानिक चंद ये जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध था और बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां का ये साहूकार था मानिक चंद। हीरा चंद साहू का पुत्र था। मुगल काल में अमीर वर्ग भी व्यापार करता था, जैसे मीर जुमला और शाइस्ता खां ये इसके उदाहरण हैं। ये मीर जुमला गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था, लेकिन ये फिर भी व्यापार करता था। मीर जुमला के पास जहाजी बेड़ा भी था। मुगल काल में नील, शोरा, अफीम और सूती वस्त्र ये प्रमुख रूप से निर्यात किए जाते थे। नील, शोरा, अफीम और सूती वस्त्र ये मुगल काल में प्रमुख रूप से निर्यात किए जाते थे। अंग्रेज़ और डच व्यापारी शोरे का एक्सपोर्ट करते थे और ये एक्सपोर्ट मुख्यतया कोरोमंडल तट और बिहार से किया जाता था। तो नील, शोरा, अफीम और सूती वस्त्र मुगल काल में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। अंग्रेज़ और डच व्यापारी शोरे का निर्यात करते थे और शोरा मुख्यतः कोरोमंडल तट और बिहार में उत्पन्न होता था और वहाँ से ये एक्सपोर्ट किया जाता था। बाहर से क्या क्या मंगवाया जाता था? सोना, चांदी, घोड़े और कच्चा रेशम ये बाहर से मंगवाया जाता था, आयात किया जाता था। फ्रांसीसी यात्री जो डॉक्टर था मूलतः बर्नियर, वो लिखता है कि विश्व के प्रत्येक भागों में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंत में भारत में दफन हो जाता था, क्योंकि विश्व के लगभग सभी देशों को भारतीय वस्तुओं की आवश्यकता बनी रहती थी। इस कारण संसार भर का सोना चांदी अंत में भारत जो कि सोने चांदी का दलदल था उसमें दफन हो जाता था, ऐसा बर्नियर लिखता है। मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों की हम बात करें तो मुगल काल में सिंध के अंदर लाहरी बंदर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। गुजरात में सूरत, भड़ोच और खंबात ये प्रसिद्ध बंदरगाह थे। महाराष्ट्र में बसई, चौल और डाभोल और गोवा ये बंदरगाह थे। कर्नाटक में भटकल ये प्रसिद्ध बंदरगाह था। केरल के अंदर
कालीकट और कोचीन ये प्रमुख बंदरगाह थे। पूर्वी समुद्री तट पर आंध्रा के अंदर मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम ये प्रसिद्ध बंदरगाह था। बंगाल में सतगांव, चटगांव, हुगली, सोनारगांव और श्रीपुर ये प्रसिद्ध बंदरगाह थे। तो ये अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग समुद्री तटों पर अलग अलग बंदरगाह थे जहाँ से आयात और निर्यात का व्यापार किया जाता था। तो ये हमारा मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का जो पूरा टॉपिक है, जिसमें कृषि, व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधे और भू राजस्व व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो ये हमारा मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। अगले व्याख्यान में हम मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, जो मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य रीढ़ था। तो यहाँ आज का व्याख्यान हमारा यहीं पर समाप्त होता है और मनसबदारी व्यवस्था के बारे में हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।